हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी बीपीएससी तैयारी 4.0 की बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रुक्मिणी पब्लिकेशन के जीएस सेक्शन के जो कॉमन पेपर होते हैं जीएस सेक्शन के 40 मार्क्स का, उसका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराने वाले हैं। इसके पहले मैंने वन जो है ऑलरेडी करा दिया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अदरवाइज प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साइड में आपको एक बेल की घंटी की जो है निशानी दी होगी, उसको जो है नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे तो आपको वीडियोज टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जो भी बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीआरटी के हो 1 to 5 के, 6 सेट, 9 to 10 या फिर 11 12, सभी के जो है प्रैक्टिस सेट आपको टाइम टू टाइम अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर चैनल से जुड़ जाइएगा और प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखिएगा कि प्रैक्टिस सेट आपको जो है किसी भी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होते हैं उसको क्रैक करने के लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया तो जो चोर भी भागने लगा। चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल का अनुपात कितना है? 7:8 है। तो किसी दूरी किलोमीटर में दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ सकता है, तो किस दूरी में दौड़ने पे? तो चोर और पुलिसकर्मी के बीच की दूरी यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 450 मीटर चोर और पुलिस के बीच की दूरी दी हुई है। और चोर और पुलिसकर्मी की चाल का अनुपात कितना दिया हुआ है? 7:8। तो पुलिसकर्मी के द्वारा पकड़ने की दूरी जो है, चोर को पकड़ने की तय की गई दूरी यहाँ पे निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 450 इंटू 8 बाई 8 माइनस 7, आंसर आपके आ जाएंगे 3600 मीटर, यानी कि 3.6 किलोमीटर। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है कि यदि √1 प्लस 25/144 इक्वल टू 1 प्लस x/12 है, तो x का मान यहाँ पे क्या होगा? तो इसे आप जो है अगर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आपको 1 आ जाएगा। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है, 1 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं, दो वृत्त जिसकी त्रिज्या जो है क्रमशः 25 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के बाहर जो है स्पर्श करते हैं। अनुस्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पे ज्ञात करना है। तो दो वृत्त दिए हुए हैं जिसकी त्रिज्या आपको दी है 25 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अनुस्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। तो इसका जो है फॉर्मूला क्या होगा? अनुस्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा 4√4 r1 r2। तो 4 इंटू r1 यहाँ पे दिया हुआ है 25, r2 यहाँ पे दिया हुआ है 9, √, इसको कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका सारे जब सब सॉल्व करने के बाद जो है आपके इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, √, में जो आएगा फिर उसको तोड़ेंगे तो आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 5 साल पहले नूरी की आयु जो थी ये सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मान लेते हैं सोनू की आयु जो है x मान लेते हैं और नूरी का 3x मान लेते हैं। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात तो x प्लस 5 प्लस 10 यानी कि x प्लस 15 इसका हो जाएगा। सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? नूरी की आयु की सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पे x प्लस 5 प्लस 10 करेंगे तो x प्लस 15 जो है ये नूरी की आयु हो जाएगी।
सोनू की, और नूरी की आयु अगर निकालेंगे तो 3x + 15 हो जाएगा, 3x + 15, और इसको जो है दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 50 वर्ष जो है करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कंबल को 1148 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है और 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो विक्रय मूल्य है जो, यानी कि एसपी आपको यहाँ पे निकालना है। तो 1148 इंटू क्या फॉर्मूला होता है, 100 प्लस 5% लाभ दिया हुआ है तो प्रॉफिट 100 + P 5 हो जाएगा, और 100 माइनस CP यानी कि 30% जो है यहाँ पे हो जाएंगे। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1722। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2023 में नए सैन्य संचालन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा प्रतीक शर्मा को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। कौन सा क्राफ्ट, सांची क्राफ्ट को। ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के जो है प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। कहाँ के, उत्तर प्रदेश, यूपी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 में जो है 69 जीआई टैग के साथ वर्तमान में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य अगर आपसे पूछे तो यूपी हो जाएगा। तो किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं की कार्यस्थली को सुरक्षित बनाने की दिशा में साहस पहल की शुरुआत की गई है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साहस पहल जो है किनके द्वारा शुरू किया गया है। आंसर हो जाएगा ये आपके तेलंगाना सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया है। तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थली को सुरक्षित बनाने की दिशा में साहस पहल की शुरुआत की गई है। नाउ नेक्स्ट है, कौन सा यूरोपीय देश नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य देश बन गया है। आंसर आपके हो जाएंगे स्वीडन जो है ये आपका 32वां सदस्य बन गया है। अगर 31वां आपसे पूछ दे तो फिनलैंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल 32वां जो है 20 स्वीडन यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का जो है पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये आपके बिहार के पटना में स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन आप यहाँ करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान जो है बिहार के राजधानी पटना में गंगा नदी किनारे स्थापित किया गया है। भारत सरकार द्वारा गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है घोषित किया गया था। ये भी फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। 22 मार्च 2024 को इसरो के द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल लैंडिंग कराई गई, जिसका क्या नाम है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पुष्पक। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रही है। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 7वां था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है। ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है। आंसर आपका यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है तो भारत जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पहला पूछता तो पहला कौन सा, चीन यहाँ पे करेक्ट हो जाता। भारत जो है 2028 तक 5 ट्रिलियन
डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है पंडित नेहरू का यादगार भाषण भाग्य के साथ पूर्व निश्चित भेंट दिया गया। कब दिया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का यादगार भाषण भाग्य के साथ पूर्व निश्चित भेंट को 14 अगस्त 1947 को दिया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें 14 अगस्त 1947 को आधी रात को जो भाषण दिया था उसे ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी को जो है इस भाषण का नाम दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऐतिहासिक भाषण दिया जिसमें कहा कि आज रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब जो है भारत स्वतंत्र जीवन के साथ नई शुरुआत करने जा रही है। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जयपाल, महिपाल, धर्मपाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल के द्वारा जो है की गई थी। विक्रमशिला कहाँ है? तो विक्रमशिला बिहार के भागलपुर जिला में जो है स्थित है। गंगा नदी के किनारे पहाड़ियों की चोटी पर स्थित यह विश्वविद्यालय तांत्रिक बौद्ध धर्म का अध्ययन केंद्र बन गया। तो धर्मपाल कौन से वंश के थे? तो पाल वंश के। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल। सारे फैक्ट जो है आप लोग इसे याद रखिएगा। पुरी में जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पुरी में जो है जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? आंसर आपके हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक। बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जगन्नाथ मंदिर जो है कई बार आक्रमणकारियों के आक्रमण का शिकार हुआ था। जगन्नाथ मंदिर पर हमले और विध्वंस का पहला उल्लेख आपको कब मिला था? तो 1340 ईस्वी में मिलता है, जब बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने जगन्नाथ मंदिर पर हमला कर इसको नष्ट कर दिया। फिर दूसरा हमला आपको 1360 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इस आक्रमण में जगन्नाथ मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा था। नाउ नेक्स्ट है बिहार में सासाराम का जागीरदार कौन था? ऑप्शन है बिबन खान, सेठ शाह सूरी, हसन सूरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में सासाराम का जागीरदार कौन था? जागीरदार आपके हसन सूरी थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शेर शाह के पिता हसन खान सूरी एक अफगान शासक का जागीरदार था। उन्हें सासाराम की जागीर जमाल खान से उनकी सेवाओं के लिए इनाम स्वरूप मिला था। आपसे शेर शाह से जो है काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शेर शाह सूरी का जो है बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान था। शेर शाह ने सोने के सिक्के, असरफी, चांदी का सिक्का, रुपया तथा तांबे का दाम नामक सिक्के चलाए थे। शेर शाह कहाँ से बिलोंग करते थे? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है, जो कि रोहतास जिले में आते हैं। ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम छापा खाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो है प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर आपके हो जाएंगे ए पुर्तगाली। भारत में प्रथम छापाखाना पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था और पहला प्रेस 1550 के दशक में पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया गया था। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस आपको 1556 में सेंट पॉल कॉलेज गोवा में स्थापित किया गया था। 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है थॉमस रेले, डब्ल्यू हंटर, मैकाले, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहा 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो डब्ल्यू हंटर यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में
3 फरवरी 1882 को पहला भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया था। W. हंटर का कार्य 1854 के वुड्स डिस्पैच के बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना था। इस आयोग का मुख्य सुझाव क्या था? तो प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। हंटर आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद अगले 2 दशक तक देश में शिक्षा का उल्लेखनीय विकास हुआ तथा पंजाब विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। हालांकि चार्ल्स वुड डिस्पैच जो कि 1854 में हुए, उसे जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था। नेक्स्ट, परमहंस मंडली महाराष्ट्र में कब स्थापित की गई? तो परमहंस मंडली महाराष्ट्र में वर्ष 1849 ईस्वी में स्थापित की गई। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने की थी। इसके संस्थापक ईश्वर में विश्वास करते थे और मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने की बात करते थे। वे महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह में भी विश्वास करते थे। महाराष्ट्र के युवा शिक्षित ब्राह्मण मंडली में शामिल हुए, लेकिन 1860 के बाद जो है यह आंदोलन ध्वस्त हो गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था की वकालत किसने की थी? ऑप्शन है माउंट स्टुअर्ट, एलिफिस्टन, जॉन सोल, थॉमस मुनरो। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था की वकालत किसने किया था? तो ये आपके थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को माना जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता। किसको किसको? थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर। तो जो कैप्टन अलेक्जेंडर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो थॉमस मुनरो जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कैप्टन रीड द्वारा लागू की गई। 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया। यहाँ इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर नियुक्त किया गया और 1825 में यह व्यवस्था बंबई तथा 1858 तक यह संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू हो गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है ब्रिटिश भूभाग का 51% हिस्सा शामिल था। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से, असम और कुर्ग आदि क्षेत्रों पर भी लागू की गई थी। यह लगभग जो है 30 वर्षों के लिए लागू की गई और इसकी 1/3 निश्चित की गई दर, लेकिन वसूली अधिक किया जाता था। तो यह व्यवस्था स्थायी नहीं थी। लगान का पुनर्निर्धारण किया जाता था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये आपके 12 अप्रैल 2005 को जो है ये मिशन की शुरुआत हुई थी। कब? तो 12 अप्रैल, याद रखिएगा इस डेट को, 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह जो है यूपी सरकार की एक महत्वाकांक्षी मिशन थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? तो हरियाणा में भारत सरकार द्वारा गोरखपुर स्थान पर जो है किस पे? गोरखपुर स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। ये गोरखपुर आपको जो है हरियाणा वाला गोरखपुर है, ना कि यूपी वाला, तो इसे जो है ध्यान में रखिएगा। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, गोरखपुर। नेक्स्ट है कि मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे झील की, तो सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे झील कौन सी है? तो ऑप्शन है कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, लेक बैकाल, बैकाल झील। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, बैकाल झील। यह जो है सबसे बड़ी मीठे जल की झील है।
बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है और यह झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है। यूनेस्को ने बैकाल झील को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इस झील की अगर बात करें तो इस झील की अधिकतम गहराई 1600 मीटर से अधिक है और औसतन गहराई 740 मीटर से अधिक है। अगर आपसे पूछते विश्व की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील कौन है विश्व की, तो आपके यहाँ पे सुपीरियर झील करेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो है पवन ऊर्जा उत्पादक राज्यों में सबसे अधिक जो है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, ये सब है। लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक उत्पादन पूछा गया है तो तमिलनाडु यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पवन ऊर्जा बनाने के लिए जो है हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर आपसे पूछते कि विश्व में के प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादक देश कौन से हैं, तो चीन है सबसे पहले, फिर यूएसए, ब्राजील, स्पेन, भारत इसमें शामिल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? ऑप्शन है मरान, हुगड़ीजान, डिगबोई, नाहरकटिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो असम में जो है सबसे पहले तेल का कुआं डिगबोई खोजा गया था। कहाँ पे? डिगबोई में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। डिगबोई तेल शोधक कारखाना एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है और यह कारखाना 1900 कब किया गया था? 1901 में जो है स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में? तो भारत में कौन से राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो है पंजाब राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है। कहाँ पे? पंजाब में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। पंजाब में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत 245 किलो से अधिक है और भारत में सर्वाधिक कीटनाशकों का प्रयोग करने वाले राज्य अगर आपसे पूछते तो आपके जो है महाराष्ट्र, यूपी ये सब आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? आंसर आपके हो जाएंगे सी, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है और आपसे पूछते कि सबसे बड़ा, सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे पहला जो है फर्स्ट में कौन आ जाएगा? तो रूस जो है सबसे बड़ा देश है। सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाएगा? तो सेकंड नंबर पे कनाडा। ये सारे जो है आप लोग याद रखिएगा, पहला रूस आ जाएगा, सेकंड में आपके कनाडा आ जाएंगे, थर्ड में चीन आ जाएगा, फोर्थ में अमेरिका, फिफ्थ में ब्राजील, सिक्स में ऑस्ट्रेलिया और सेवंथ में जो है सेवंथ नंबर में भारत आ जाता है। ये सारे जो है आप लोग फैक्ट याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट है कि किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जल मार्ग 2 कहा जाता है? ऑप्शन है गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस नदी के विस्तार के क्षेत्र को जो है राष्ट्रीय जल मार्ग 2 कहा जाता है? आंसर आपके हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जल मार्ग 2 कहा जाता है। 1988 में धुबड़ी से सदिया तक 891 किलोमीटर तक के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया था और धुबड़ी जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना पहला बड़ा टर्मिनल था।
राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में जो है पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये भी जो है आप लोग इस फैक्ट को भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछते कि जल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है, तो जल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई आपके यूपी में है। और राष्ट्रीय जल मार्ग 1 की बात करें तो ये आपके इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा और हुगली नदी से संबंध है, जो कि आपके 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट है 1 केजी द्रव्यमान और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी ठोस गोले को इसके केंद्र से जाती हुई अक्ष के पारिता 50 रेडियंस से कोणीय वेग से घुमाया जाता है, तो घूर्णन की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 1 केजी द्रव्यमान, 1 किग्रा द्रव्यमान और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी ठोस गोले को इसके केंद्र से जाते हुए अक्ष के पारिता 50 रेडियन से कोणीय वेग से घुमाया जाता है, तो घूर्णन की गति जो हो जाएगी वो आपके 9/20 जूल जो है हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 9/20। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो दीर्घवृत्ताकार आवर्त सारणी में जो है छठवां आवर्त जो है तथा थर्ड समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है। ऑप्शन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। जितना आवर्त होते हैं उतनी ही कक्षाएं होती है, जिससे आवर्त की संख्या उतनी ही अधिक होगी। तो आवर्त सारणी 7 जो है आवर्त तथा 18 वर्ग है, जिसमें सबसे अधिक होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन के अनुसार छठा और तथा आवर्त थर्ड समूह जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। मनुष्य ह्यूमन में भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? तो ह्यूमन में यानी कि मनुष्य में, मानव में भोजन का पूर्ण पाचन आपको जो है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। मानव भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया जो है 5 अवस्थाओं से गुजरती है। कौन कौन से? तो याद रखिएगा इसे। अंतर्ग्रहण जिसे इंजेशन कहते हैं, पाचन जिसे डाइजेशन कहते हैं, थर्ड में आपके अवशोषण जिसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, फोर्थ आ जाएंगे आपके श्वांगीकरण जिसे एसिमिलेशन कहते हैं, और फिफ्थ में आपके आ जाएंगे मल परित्याग जिसे डिफेशन कहते हैं। तो छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है, जिसमें जो है आपके निम्न एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टोज, लाइपेज, ये सारे एंजाइम्स जो है छोटी आंत से निकलते हैं। नेक्स्ट है साइक्लोपेंटेन में एकल बंधों की कुल संख्या कितनी होती है? तो साइक्लोपेंटेन में जो है एकल बंधों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश से आपातित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है? तो एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपातित एक प्रकाश की किरण का आपतन कोण जो है वो 0 डिग्री होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। जब किसी कांच की पट्टी लंबवत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह जो है परावर्तन के बाद उसी रेखा पर वापस लौट आ जाती है, जिसलिए 0 डिग्री हो जाती है। जब प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे में गमन करती है तो अभिलंब से दूर भागती है या जो है अभिलंब की ओर मुड़ती है, तो इस घटना के प्रकाश को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? तो C/V। सी क्या हो गया? तो निर्वात में प्रकाश का वेग। V क्या हो गया? तो माध्यम में प्रकाश का वेग। ये तथ्य भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आंसर आपके हो जाएंगे फास्फोरस जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो करेक्ट आंसर सी फास्फोरस हो जाएंगे। नेक्स्ट प्राकृतिक कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करना है, गलत बताना है इसमें से। तो झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी,
तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के गुण कौन कौन से आते हैं? तो केंद्रिका जो है झिल्ली अनुपस्थित होता है इसमें, ना कि इसमें झिल्ली की मौजूदगी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अत्यधिक छोटा आकार का होता है, बिल्कुल सही। एकल गुणसूत्र, ये भी सही है। आपसे यहाँ पे गलत ही पूछा गया था, तो ये जो है आपके ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रिका जो है, ये केंद्रिका झिल्ली बिल्कुल अनुपस्थित होता है और ये बिना झिल्ली के इसमें कोशिकांग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें अंतःप्राद्रवी जालिका नहीं पाई जाती है और 78 राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस अपशिष्ट को जीवाणुओं या अन्य मृत जीवों स्पोरोफाइट्स द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है? तो चमड़ा, मलमूत्र ये सब को किया जाता है, प्लास्टिक को जो है नहीं किया जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टिक अपशिष्ट को जीवाणुओं या अन्य मृत जीवों द्वारा विघटित नहीं किया जा सका, क्योंकि प्लास्टिक यानी कि पॉलीथीन जो है यह एक इथिलीन का बहुलक होता है और बड़े भार का कार्बनिक पदार्थ होता है। यह लंबी कार्बन श्रृंखला वाले पॉलीमर के रूप में होते हैं। तो ये रहे आपके 40 जीके जीएस कॉमन पेपर जो है, जो कि आपके 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। 1 ऑलरेडी मैंने करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगी, आप वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अदरवाइज चैनल पर भी जाके आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ होगा सभी का। जो भी बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, चाहे वो पीआरटी के हो, 1 to 5 के हो, चाहे वो 6 to 8 के हो, चाहे 9, 10 के हो, चाहे 11, 12 के हो, सभी का जो है साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट आपको अपलोड किए जा रहे हैं, साइंस और मैथ्स के। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आप जो है इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि आपको प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम मिल सके और आप लोग उसे देख सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।